नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद का जो हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ उसमें था ड्राइवर का, यानी कि ग्रेड 4 का जो एग्जाम था वो कंडक्ट हुआ आपका 10 दिसंबर 2022 को। तो उसका जो पेपर था उसके जो सारे पार्ट थे, बाकी के 3 आपने कंप्लीट कर लिए होंगे पहले वाले पार्ट में। बाकी का बचा जो मैथ का पार्ट है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और इसको सेपरेट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि मैं इसमें जो क्वेश्चन है उनको डिटेल में बता सकूं। डिटेल में बताने का रीजन ये है कि जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे आपके जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चंस को आप कर सको। तो बस मेरा यही उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाना और ये भाई क्वेश्चन है, भाई ये इसका आंसर हो गया, बी हो गया, डी हो गया, तो ये ना करना हमारा कोई मतलब वो नहीं है, उचित नहीं है, ठीक है। तो सीधे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट के दम पर आप आने वाले क्वेश्चन को कर सकोगे। एग्जाम में सेम क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर को पता है आपको तो उम्मीद है आप क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। कहा तो क्वेश्चन रीजनिंग में जाता है, लेकिन रीजनिंग ने पूछी नहीं तो मैथ में डाल करके पूछ लिया, तो जो भी है क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर दिया है 9 और इस ट्रायंगल में यहाँ पर दिया है 5, अगर अंदर दिया गया है 32, ठीक है, 32। अब यहाँ पर अगर हम कर दें 9 गुणा 3, ठीक है, तो और इसमें जोड़ दें हम 5, तो 9 तियां हो जाता है आपका 27, और 27 में जोड़ दें 5 तो ये हो जाएगा हमारा 32। तो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसमें भी इसी तरीके से दिया है, यहाँ पर 5, यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पर दिया है 7, ठीक है। अब अगर इसमें हम क्या कर दें, 3 की और 5 की आपस में गुणा कर दें और इसमें 7 जोड़ दें तो 3 बचे 15 हो जाएगा। 15 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 22 बन जाता है, और इसके अंदर 22 लिखा हुआ है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट सटीक बैठ रहा है। फिर इस तरीके से इसमें यहाँ पर दिया है 4, यहाँ दिया है 5 और यहाँ दिया है फिर आपका 5, ठीक है। तो 4 को 5 से गुणा कर देते हैं और फिर इसमें क्या कर देते हैं, 5 जोड़ देते हैं, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो लिखेंगे त्रिभुज में, ये 25 हो जाएगा, यानी कि विकल्प आपका जो 4th है 25 वाला, ये आपका सही आंसर होगा। इसी क्रम में चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पे एग्जाम में। यहाँ पर अगर विजिबल होने में कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारी जो दर है, यानी कि जो रेट है वो 4% के हिसाब से है, और फिर हमें इसमें कहा गया है कि समय, यानी कि जो आपका टाइम दिया गया है वो कहा गया है कि 2 साल के लिए है, ठीक है। अब इसमें हमसे ये कहा गया है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कह सकते हैं जो आपका चक्रवृद्धि जो ब्याज है उसके दम पर, यानी कि जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, तो 2 साल के बाद में एक राशि दे हुई, यानी कि जो दी गई कुल बनी, कितनी बनी, 169 रुपए, 169 रुपीज बनी। तो हमसे ये कह रहा है कि जो वर्तमान में इसका जो देय राशि इतना था, तो वर्तमान में इसका मूल्य क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो पहले साल में मान लेते हैं कि कोई धन हमारा 100 रहा होगा, 100 रुपए रहा होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पहले साल में 100 का 4% क्या होगा, 4 होगा, और दूसरे साल में 100 का 4% कितना होगा, 4 होगा। लेकिन दूसरे साल में इस वाले ब्याज पर भी तो यहाँ ब्याज मिलेगा, तो ये जो 4 दिया गया है, तो इस 4 का अगर हम 4% निकालेंगे, ठीक है, तो वो कितना निकल करके आएगा, ये निकलेगा हमारा 0.16। तो अब कितना बना, अगर ये दोनों साल का अगर ब्याज जोड़ ले तो 4 4 8, 8.06 ये बना, और उससे पहले हमारा ये वाला धन कितना था, 100, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको जो अगर आपस में जोड़ दें तो 108.16, ये यहाँ पर 16, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है, 108.16। अब अगर हमें ये कितना, इतना परसेंट, तो इतना परसेंट बराबर देय राशि कितनी है, 169 रुपया, ठीक है, 169 रुपया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 101% का अगर हमें ज्ञात करना रहेगा तो हम 1% बराबर क्या कर देंगे, 169 रुपये को डिवाइड कर देंगे 108.16 से। अब हमें चाहिए 100% को, तो इधर क्या कर देंगे, इसको भी क्या करें, अगर हम 100 से गुणा कर दें और इधर भी हम क्या कर दें, 100 से गुणा कर दें। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, देखो कैलकुलेशन इसमें थोड़ा क्या लेंदी दी गई, टफ दी गई है, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो ये सॉल्व होकर के आपका बनेगा 156.25 रुपया। अब 156.25 रुपया अगर कहीं पर है तो ये आपका जो विकल्प 3 है इसमें दिया गया है 156.25 रुपया, तो ये विकल्प 3 आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप ध्यान रखना,
बाकी अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो बताना, मैं सेपरेटली आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि मैं पढ़ के बता दे रहा हूं कि सुनम में मिट्टी है, यानी कि मॉडलिंग क्ले, यानी कि ऐसी मिट्टी जिससे हम कुछ बना सकते हैं, ठीक है। उससे एक शंकु बनाया, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। चलिए पहले हम शंकु ही बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई हमारा मिट्टी जो क्ले थी तो उससे ये शंकु बना, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ये इसकी ऊंचाई हो सकती है और ये इसकी त्रिज्या हो सकती है। तो ऊंचाई h मान सकते हैं और त्रिज्या को r मान सकते हैं। तो त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, सेंटीमीटर में है, और ऊंचाई इसकी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आगे हमसे ये कहा गया कि इसी तरीके से कि एक बालक इसे गोलक के रूप में नया आकार देता है, तो गोलक की त्रिज्या बताओ। अरे ये मिट्टी है तो मिट्टी को क्या कर दिया, उसने बिगाड़ दिया, ठीक, ऐसे बिगाड़ दिया, ठीक है। अब उसी मिट्टी को क्या कर रहा है, गोल गोल करके एक गोला बना रहा है, गोला मतलब गेंद जैसा, अब ठोस, ठीक है, ये वृत्त नहीं, ये गोला ठोस। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या बताओ। तो जाहिर सी बात है मिट्टी तो बदलेगी नहीं, जितनी मिट्टी यहाँ थी शंकु में उतनी ही मिट्टी बिगाड़ करके बनाई है। तो जब इस कंडीशन में होता है तब क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम होगा, यानी कि जिसे आप आयतन कहते हो, तो इसका आयतन बराबर इसके आयतन के होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो जब आयतन नहीं बदला, यानी कि मिट्टी उतनी ही, तो आयतन नहीं बदलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके आयतन के बराबर इसके आयतन के रख देंगे। अब जो शंकु होता है, तो शंकु का जो आयतन होगा वो हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन जो गोला होता है, यानी कि ठोस गोला, जैसे गेंद कहते हैं, गेंद तो खोखला होता है लेकिन उसके गेंद मान लो ठोस है थोड़ी देर के लिए, तो वो गोला, तो इसके जो आयतन का सूत्र होता है वो हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रेडियस बतानी है, तो इसके आयतन निकाल करके और हमें रेडियस यानी कि त्रिज्या पता चल जाएगी। अब देखो यहाँ पर 3 दिया है तो इस 3 से 3 काट देंगे, बराबर में है ना, और पाई दिया है तो पाई से पाई काट देंगे। अब दिया है शंकु का जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी है, 6 दिया गया है, ठीक है, और जो ऊंचाई दी गई वो कितनी है, वो 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो बचा कितना, 6 गुणे 6 और गुणे h कितना है 24, क्योंकि 6 r स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 को 2 बार लिखेंगे। अब इसके बराबर में गोले का कितना बचता है, 4, तो 4 लिख लिया। फिर क्या बचता है, r क्यूब, तो r क्यूब लिख लिया, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 छक 24 हो गया। यानी कि देखो यहाँ पर क्या निकल करके, अगर इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, r क्यूब बराबर कितना, 6 गुणे 6 गुणे 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3, यानी कि 3 से 3 ये पावर कैंसिल कर देते हैं, यानी कि r बराबर 6 हमें प्राप्त हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, ना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, तो कृपया इसे ध्यान रखें। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे जो प्रश्न दिया गया है इसमें आपसे ये पूछा गया है कि 56 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका अनुपात इतना और AB का अनुपात इतना, BC का अनुपात इतना और CD का अनुपात इतना। तो हमें A और C का हिस्सा बताना है। बहुत लोगों ने कहा कि हमारे पढ़ाए क्वेश्चन नहीं आए। अब हमारे पढ़ाए क्वेश्चन मत देखो, हमने उन क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन के बाद में जो कॉन्सेप्ट बताया है, तो आप अगर उसे याद रखते हो तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि रुपया कुल कितना था, वो था हमारा 5600 रुपया, यानी कि 5600 रुपया, ठीक है। बांटना किसके किसके बीच में बांटना है, हमें ABCD इनके बीच में बांट दिया गया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताया गया, हमसे ये कहा गया कि A और B का अनुपात जो दिया गया है वो कितना है, 1:2 है। फिर अगली बात में क्या कहा गया कि B अनुपात C जो दिया है, इसका अनुपात जो दिया गया है 3:1 का अनुपात है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात में हमसे ये कहा गया कि C और D जो दिया गया है, इसका अनुपात कितना है, हमारा 2:3 के अनुपात में। अब यहाँ पर एक चीज हमें ये देखने को मिली, अगर अनुपात बराबर होते तो हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अनुपात देखो यहाँ पर कितना दिया गया है, B का यहाँ पर 2 है और B का यहाँ पर 3 है। तो इनको हमें बराबर करना है, इसको हमें बराबर करना होगा, ठीक है, और इसको हमें बराबर करना होगा। C का यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर 3 दिया गया। तो अगर इस वाले पूरे पोर्शन को, इस वाले पूरे पार्ट को अगर हम 3 से गुणा कर दें और इस वाले पोर्शन को अगर हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो अनुपात बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे हम आपको करके बता रहे हैं। तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, और 3 एकम
और एकम और 2 तिया 6 और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर C में भी 2 है तो C में भी 2 है, B में 6 है तो B में 6 है, यानी कि सारे अनुपात बराबर हो गए। तो A का कितना निकल करके आया, A बराबर 3 आया, B बराबर 6 आया, C बराबर 2 आया और D बराबर आपका 3 आया। तो इन सारे अनुपात को अगर हम जोड़ दें, अनुपात यानी कि आपके रेशियो, इन सबको जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो मिलेगा हमें 14 अनुपात, 14 यानी कि रेशियो। तो 14 रेशियो बराबर हमें अगर रुपए कितना दिया है 5600, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, जब हम इसको क्या कर देंगे भाग दे देंगे, यानी कि 14 एकम 14 और 14 चक्के 56, ठीक है, पीछे बचे 2 जीरो वो लिख लिया, तो एक अनुपात बराबर 400 हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि भैया हिस्सा बता दो किसका, A प्लस C का हिस्सा बता दो। तो A के यहाँ कितना दिया गया है 3 है A, C कितना दिया गया है 2, तो 3 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो जो 5 रेशियो कितना होगा, 1 बराबर 4 दिया गया है, तो 5 कितना हो जाएगा 5 गुणे 4, 5 गुणे 400, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और पीछे बचे 2 जीरो लिख दो, यानी कि कितना हो जाएगा 2000 रुपए हो जाएगा इनका हिस्सा। तो कृपया आप कॉन्सेप्ट याद रखें हर एक स्टेप का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक अगला प्रश्न दिया गया है इसमें एक वर्क एंड टाइम का जो प्रश्न है वो दिया गया है। इसमें ये कह रहा है कि A किसी काम को 10 दिन में और B उसी काम को क्या करता है 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन A ने कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में पूर्ण किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि A भी काम कर रहा है और B भी काम कर रहा है। A उस काम को समय कितना ले रहा है, समय A के द्वारा जो लिया गया है वो लिया गया है 20 दिन, ठीक है, नहीं A काम कर लेता है 10 दिन में, ठीक है, B उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। अब हम इनका क्या कर देते हैं, पहले तो इनकी क्षमता निकाल ले, क्षमता मतलब इफिशियंसी, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका 20 हो सकता है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा और 20 एकम 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि A की ताकत ज्यादा है, A जब 2 करेगा तो ये B क्या करेगा उतने में 1 करेगा, ठीक है। तो कुल काम हमारे पास में जो आया वो था 20, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि A क्या करता है 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो ये बंदा था, ये 1 दिन में जब काम करता है 2 और 2 दिन पहले छोड़ देगा तो काम कितना हो जाएगा, तो ठीक है, तो 2 दूनी कितना बन जाएगा 4, तो 4 काम एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, तो वो कौन करेगा B। तो ये 20 वाले काम में ये 4 काम हम जोड़ देते हैं, अगर प्लस कर देते हैं तो ये हो जाता है 24 काम, ठीक है। अब हम इसी काम को A प्लस B से करवा लेते हैं, A प्लस B, ये प्लस B से काम करवा लिया, तो A प्लस B की क्षमता कितनी हो गई, A की क्षमता निकल करके आई थी 2 और B की आई थी यहाँ पर 1, ठीक है, तो 2 1 3 हो जाता है, यहाँ पर इनको अगर जोड़ दें हम यहाँ पर तो ये 3 हो जाएगा। तो 24 काम को अगर हम 3 की क्षमता से भाग करवाएं तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 8 24, यानी कि 8 दिन हो जाएगा, यानी कि विकल्प A आपका सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न में क्या दिया गया है, ये आपका जो था अलजेब्रा टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको शायद विजिबल ना हो तो हम यहाँ पर आपको लिख करके बता रहे हैं। क्वेश्चन था आपका a² प्लस 1 बराबर दिया गया है A, तब हमें बताना क्या था कि A की पावर 6 प्लस 1/A की पावर 6, हमको ये बताना इसका मान क्या होगा। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये देखते हैं कि दिया हमसे ये गया है, पूछा ये गया, यानी कि A की पावर 6 हम कैसे बनाएंगे। तो हमारे दिमाग में ये तरीका, कुछ तरीके आने चाहिए। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ हम आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। शॉर्ट मेथड क्या हो जाता है कि आपको ये प्रश्न याद होगा, इसमें हम करते हैं कि एक फॉर्मूला है, यानी कि A² और प्लस B², ठीक है, ये किसके हो जाता है A प्लस B, और एक दूसरे ब्रैकेट में हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं A² माइनस AB, और फिर लिख सकते हैं आपका प्लस B², ठीक है। इस फॉर्मूले पर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है कुछ इसी तरीके से बन करके आएगा जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, अगर हम यहां पर कर लेते हैं क्या A² प्लस 1, ठीक है, अब ये उधर क्या था प्लस में, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, और इधर हो जाएगा बराबर 0। अब हम क्या कर दें, अगर हम इन दोनों के क्या कर दें, दोनों तरफ A प्लस 1 से अगर गुणा कर दें, ठीक है, इसके जो क्या कर दें A प्लस 1 से इसको गुणा कर दे रहे हैं, और इसको भी अगर हम कर दें A प्लस 1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हल करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा क्या होगा, A का स्क्वायर दिया है तो A का क्यूब हो जाएगा इधर,
और फिर क्या हो जाएगा, a प्राप्त हो जाएगा इसको गुणा करने पर, फिर a का स्क्वायर प्राप्त होगा और फिर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a का स्क्वायर प्राप्त होगा प्लस का, और फिर ये होगा जब अगला जब करेंगे तो 1 माइनस ये 1 हो जाएगा। अब इसके बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कट सकता है। तो यहाँ पर ये देखो a प्लस का दिया है, a माइनस का दिया गया है, ये कट जाएगा। ये स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, a की पावर क्यूब प्लस हमारे पास 1 बराबर 0 बचा। अब a की पावर क्यूब अगर उधर हम 1 करें तो ये माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसी बात को यहाँ पर क्या कर दें, अब हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, इस जगह पर लिख करके इसका क्योंकि हमें क्यूब मिला है, हमको चाहिए 6, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दें तो हमें a की पावर 6 प्राप्त हो जाएगी ना। ठीक, इधर भी स्क्वायर कर दे रहे हैं तो a की पावर जब क्यूब इसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 6 और यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये 1 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमें a की पावर 6 हो गया, इसकी पावर हमें 6 बराबर 1 प्राप्त हुआ, तो a की पावर 6 की जगह पर हम 1 लिखते हैं और प्लस 1 बटे अगर 1 कर दे तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना, 2, यानी कि विकल्प आपका जो 3 था ये सही उत्तर हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना, इस क्वेश्चन को करने के 2 और तरीके हैं, ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा, अगर चाहोगे तो स्पेशली मैं अलग से बता दूंगा। आगे देखते हैं यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया गया है, इसमें इस तरीके से था कि 27 गुणा 1/2 बार, अब फिर आगे दिया गया है 0.6 बार। अब बार इसको सॉल्व करना था। बार का मतलब ये होता है कि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, रिकरिंग होते हैं, ठीक है, बार बार आते हैं, तो इसको सॉल्व करके हमें बताना है। तो एक बहुत बेसिक में तो नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा, सिंपली सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं और आपको बताने का प्रयास करता हूं मैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 27, तो 27 लिख लिया। फिर यहाँ पर जो दिया गया है 12 1.2, तो इसको लिख लेंगे 1, ये दशमलव, ये आपका 2 लिखा है, तो ये जब बार लिखा हुआ है तो इसकी जितने संख्या पे बार लगा उसके नीचे 9 कर देते हैं, और इसके बाद में ये जो लिखा होता है पॉइंट हटाने के बाद में ये पॉइंट के पहले जितनी संख्या होती है उससे इतना माइनस कर, 1 था तो 1 माइनस कर दिया, ठीक है। फिर आगे आपका दिया है 0.9, अब बार 1 पे था तो हमने 9 लिख लिया, ये हटा दिया, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 27 गुणे 12 से 1 चला गया तो क्या 11 बचेगा, 11/9 और गुणे 6/9, ठीक है। अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। फिर ये क्या हो जाता है आपका 11 छके 66 हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा। जब इसको भाग करोगे 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी कि 22 आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। ये क्या होता है आपका रेशनल इरेशनल नंबर जो होते हैं पाई वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, बाकी पढ़ा कहीं भी सकते हो, तो शॉर्ट ट्रिक में नहीं, इसको अगर बेसिक पता है तो सब कुछ याद रहेगा, ठीक है, वो बता देंगे मैं बाद में। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अगर भिन्न a बटे b धनात्मक है तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो जो यहाँ पर भिन्न दी गई है कि a बटा b धनात्मक है, तो a बटा b यहाँ पर अगर हम a को मान लेते हैं यहाँ पर कितना 4 मान लें, और इसको अगर मान लेते हैं हम 8 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, a बराबर b, ये बराबर b, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो धनात्मक का मतलब ये होता है कि यह 4/8 कर या फिर 8/4 कर ले, कुछ भी कर ले, तो इनका मान यहाँ पर ये हो सकता है कि जब इनको हम हल करें तो हमें क्या हो, माइनस में ना प्राप्त हो, सिर्फ हमें प्लस में प्राप्त हो, इसका यानी कि पॉजिटिव हो, यही तो धनात्मक होगा। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो प्लीज, ठीक है। तो ये बटे जो बी दिया गया है, तो अगर यहाँ पर हम माइनस का 8 कर दें और माइनस का 4 कर दें, ठीक है, और एक कंडीशन क्या कर दें कि प्लस का 8 रखें और प्लस का 4 रखें, ये पहली कंडीशन हो गई भाई, ठीक है, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। अब यहाँ पर जब अगर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तब ये कट करके 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। और अगर ये प्लस में है दूसरी कंडीशन में तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो जब ये दो कंडीशन रहेंगी तभी ये क्या होगा, आपका प्लस में होगा, तभी आपका धनात्मक होगा, वरना धनात्मक नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब हम सॉल्व करते हैं इसके आगे की प्रक्रिया, यानी आगे के क्वेश्चन में। यहाँ पर जैसे ये दिया गया है, ठीक है,
अगर a प्लस बी जोड़ दें, अब मान लो कि ये माइनस माइनस में ही जोड़ दें, तब ये तो जीरो से छोटा हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी अगर माइनस माइनस है, जोड़े तो माइनस का उत्तर तो आएगा, तो जीरो से बड़ा कहाँ हो जाएगा, वो जीरो से छोटा होगा, तो बी आपका जो ऑप्शन था वो कैंसिल हो, यानी गलत हो जाएगा। अब जब a माइनस में हो सकता है तो ये भी गलत हो जाएगा, b माइनस में हो सकता है, यानी कि वो जीरो से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या दिखा रहा है कि जीरो से क्या है, मतलब ये बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ ये जो वाला जो कंडीशन होगी वही सही होगी। क्यों, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर हम ए प्लस में ही इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में आएगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम 8 लिख लें, यहाँ पर 4 लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा, 32 आएगा हमारा प्लस का। अगर ये दोनों माइनस के दिए गए हैं, माइनस में ए दिया है गुणे माइनस में बी दिया है, तो हल करके बनता है आपका माइनस 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 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का माइनस, जो माइनस का 8 गुणे माइनस का आपका 4, तो 8 हो चुके 32 हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये ही कंडीशन बनती है आपकी विकल्प ए वाली, धनात्मक वाली। तो उम्मीद है अगर आपने इसे समझ लिया है तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के द्वारा जो पेपर बनाया जाता था सीडीएस का, या फिर आपका जो सीजीएल वगैरह मेंस का जो टॉपिक होते थे, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। खास करके सीडीएस का जो एग्जाम होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि कोई गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, तब इसका उछाल पिछली उछाल का 3/4 होता है, ठीक है। फिर अगर गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो गेंद तीसरी उछाल के बाद कितनी उछाल या मीटर उछाल लेगी, वो भी हमें बताना है मीटर में। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि वो क्या था, हर उछाल पे क्या करता है, 3/4 लेती है, यानी कि वो कुल कितनी जब उछलती है तो पहली बार में कितनी होती है, वो 4 होती है, लेकिन कम होकर के कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, यानी कि 1 कम हो जाती है, ठीक है। अब पहली कंडीशन हमें दी गई, पहली कंडीशन हमसे ये कहा गया कि 32 मीटर उछाली जाती है, तो 32 का 3/4 एक हिस्सा दिया गया है, यहाँ पर कितना, तो 4 एकम 4, 4 और 8 32, ठीक है। तो यहाँ पर 8 को 3 से गुणा कर दें तो कितना, 24 हो जाएगा। तो पहली बार में ये कितना उछला, 32 उछला, घट करके कितना रह गया आपका 3/4। तो अब दूसरी बार हम इसको फिर उछालेंगे, ठीक, दूसरी बार में हमारे पास कितना है, 24, तो ये क्या हो जाएगा, 24 जो होगा 3/4 का कितना भाग होगा, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी कि आपका 6 गुणे 3, 6 3 18, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। फिर हम इसको तीसरी बार उछाल रहे हैं, ये हम तीसरी बार उछालेंगे, यानी कि हमारा जो 18 दिया है वो कितना बचता है देखते हैं। तो जो 18 दिया गया है, 18 का 3/4, इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम भाग करके आपको बता रहे हैं कि 2 9 18 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये आपका बचता है 9 3 27/2, और 27 का आधा कितना हो जाता है, 13.5, यानी कि 13.5। यहाँ पर देखो विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा, ये भी कैसा होगा, मीटर में, ठीक है। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर लिख करके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे फंसाने की, तो आपको ध्यान रखना है, ये होगा मीटर में। आगे प्रश्न देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखे, जैसे कि बहुत लोगों ने कह दिया कि आपका पढ़ाया तो क्वेश्चन ही नहीं आया। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये क्वेश्चन से पहले जो प्रैक्टिस सेट करवाया था, मैंने ये कहा था देखो बी दिया है, सी दिया है, आधा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, तो अगर और डिटेल में हम जाएं तो आपको यहाँ पे वो पार्ट के जो कॉन्सेप्ट था उसकी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि 24 32 था, फिर आपका 24 हुआ, फिर 18 हुआ, उसका कितना कितना पार्ट हो, तो कॉन्सेप्ट याद रखें, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि अल्फा बीटा, ठीक है, एक अगर अल्फा बीटा समीकरण के क्या है, मूल हैं। मूल मतलब क्या होता है, आपके रूट हैं, ठीक है। तो समीकरण क्या दी गई, ये वाली दी गई, ये लिख लेते हैं, 1/x - 1/x - 2, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। इसके बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो हमें क्या बताना है, इसके मूल, ये इस समीकरण के मूल है, तब 3 रूट लिख करके बता दे रहा हूं कि ब्रैकेट फिर ऐसा दिया गया है, तो हमसे ये कहा गया है कि 3 और ब्रैकेट में दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका मान बताना है, हमें इसका मान बताना है। तो जाहिर सी बात है, जब ये वाली जो समीकरण हमें दी गई है, तो जब हमें मूल बताना होता है, तो मूल बताने के लिए हम तभी कर सकते हैं, यानी कि रूट
जब वो समीकरण किस तरीके से हो, समीकरण द्विघात समीकरण हो, यानी कि या तो वो द्विघात हो, जैसे हम क्या कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0, और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई होती है कि आपका जो a दिया गया है a डज नॉट इक्वल टू 0, ये यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। इसी जो ये जो इक्वेशन होगी इस तरीके की द्विघात समीकरण, हम उसी के रूट या मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको समीकरण कौन सी दी गई है, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंदी दिया गया, समीकरण तो हमें ये दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें दिख नहीं रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही तो हम पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसके अगर हम हर बराबर कर लें तो यहाँ पर देखो x दिया गया, यहाँ पर x दिया गया, x - 2 दिया गया है, तो इसको इससे गुणा कर देते हैं, यानी कि x - 2 से गुणा कर दें, और इसको x - 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, और इसको ऊपर x से गुणा कर दें और इसको x से गुणा कर देते हैं, तब हर बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हम ऊपर जब हर बराबर करेंगे तो ऊपर लिख सकते हैं हम कि x - 2, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा x, अब नीचे हर तो बराबर हो गए, यानी कि क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, और आपका हमें जो प्राप्त हो जाएगा अगला +2, इसको सॉल्व करने बराबर 0। तो ये देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गई, जो इस तरीके से क्या है द्विघात समीकरण जैसे दिख रही है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब हम इसके मूल निकाल लेते हैं। अब हम मूल निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे, देखो मूल क्या होते हैं आपके, एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो हमें दिया गया है ये क्या होता है -b/a। तो -b/a क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर b, तो b की जगह पर क्या दिया गया, यहाँ पर 6 दिया गया है। ठीक है, तो -b, तो यहाँ पर क्या -6 अंदर हो जाएगा, और बटे a कितना दिया गया है, देखो यहाँ पर 3 दिया गया है, तो 3 लिख लेते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पे मैं बता रहा हूं मैं आपको, जब ये क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें अल्फा और प्लस बीटा जो प्राप्त हुआ है वो हमें मिला है 2। ठीक है, तो अगली बात ये बात ऐसे हो गई। अब हमें एक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा, ये हो जाता है c/a। अब c देखो यहाँ पर ये वाला दिया गया, तो c यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कितना है 2, तो 2 लिख लिया हमने। ठीक है, a कितना दिया गया है, यहाँ पर a हमें मिला है 3। ठीक है, ये होता है जो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक होता है वो, तो a की जगह पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर आपका 3। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इस तरीके से प्राप्त हो गया। लेकिन देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है, एग्जाम में हमने ये बताया, आपसे जो पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि 3 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें इसका मान बताना है। इसका मान बताने के लिए देखो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर कर दें तभी हमें ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर निकाला अल्फा प्लस बीटा, ये वाला पोर्शन यहाँ पर देखो आप। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर कर दें तो इसको जब ओपन करें तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा 2ab यानी कि 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा जो यहाँ पर दिया गया है इसके बराबर में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो वैल्यू जो प्राप्त की थी किसके बराबर, यहाँ पर जो दिया गया है आपका अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमने देखो 2 प्राप्त की थी, तो 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दें। ठीक है, और अल्फा इंटू ये हमें प्राप्त करना है, और इसकी देखो वैल्यू जो प्राप्त हुई थी ये, इसको हम क्या ले सकते हैं 2 गुणे ये वाली जो कंडीशन देखो ab जो प्राप्त हुई थी मतलब अल्फा बीटा, तो 2 गुणे अल्फा बीटा कितना था 2/3, तो ये हो जाता है आपका 2/3। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, आपको ये कुछ पार्ट यहाँ पे मिटा करके बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर ये जो यहाँ पर ये वाला पार्ट दिया गया, देखो हमारे पास बचा क्या इस पोर्शन में, एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये हमारे पार्ट में बचा क्या कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हमें क्या मिल गया अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बराबर हमें क्या मिल गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा हो गया, तो इसकी जगह पे क्या लिखें 2 दूनी 4/3। तो जब ये 4/3 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4 -
4/3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये इसके बराबर में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और -4 ये हो जाएगा 3, तो ये 8/3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि हमें बताओ इसका, देखो हमें मान प्राप्त हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें कितना प्राप्त हुआ है आपका 8/3, और इसके गुणे में देखो ये वाला जो पार्ट दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, 3 से 3 काट देंगे, देखो हमारा 8 प्राप्त हो जाएगा। तो ये विकल्प बी जो होगा यानी कि 8 आपका उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी लंबा था, जबकि हमने शॉर्ट करके बताया, आधी कैलकुलेशन आप पे छोड़ दी इसलिए। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझो कि मूल कैसे निकालेंगे। अगली एग्जाम में आपके आ जाए कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, तो सी बाई बी, बी बाई बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो आपको यहां से कैसे करोगे, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन आया है आपका समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी से हमें, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी में ये हो जाता है कि जो पद दिए गए हैं, आपके जो पद दिए गए हैं उनका जो अंतर है, उनका अंतर क्या हो जाता है, समान है। ठीक है, यही मतलब होता है समान अंतर, समानांतर श्रेणी। श्रेणी मतलब कोई सीरीज है वो चलती जा रही है। ठीक है, अब हम यहां पर ये देखते हैं कि 2 दिया गया है, अगर 2 यहां पर √2, √8, √18, √32, अब रूट को अगर 1 से गुणा कर दें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा अंदर। ठीक है, अब यहां पर क्या कर दें, √2 दिया गया है। ठीक है, √2 को अगर हम क्या कर दें, बाहर से 2, बाहर 2 लिख दें। ठीक है, तो बाहर 2 लिखेंगे तो ये अंदर जाकर के क्या बनेगा, अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू, अब 2 और 2 हो जाएगा, √2 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्या निकल करके आया, √8 निकल करके आया। यानी कि यहां पर 1 था बाहर, यहां पर हमें 2 प्राप्त हुआ। तीसरी कंडीशन देखते हैं, तीसरे में हमें दिया गया है √18, देखो √18 यहां पर दिया गया है, यानी कि √18 दिया गया है। तो अगर हम यहां पर ये लिख दें कि 3 √2, तब भी तो यही बनेगा। कैसे बनेगा, ये 3 अंदर जाएगा तो ये 3 जो दिया गया है वो 2 बार 3 हो जाएगा और 1 बार 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा किसका, रूट के अंदर, तो ये 18 निकल करके आ जाएगा। 3 3 9 दूना 18, तो ये हो गया। ठीक है, अगला जो दिया गया है यहां पर हमें जो 32 दिया गया है, ठीक है, 32 दिया गया है रूट के अंदर, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 4 लिख लें और 4 गुणे क्या कर दें, अब √2 कर दें। ठीक है, तो ये 4 जब अंदर कैसे हो, ये 32 कैसे हुआ ये करके बता रहा हूं मैं। तो 4 को अगर अंदर करेंगे तो 2 बार 4 हो जाएगा और ये 1 बार 2 हो जाएगा, तो इसको गुणा करके 4 चक्कू 16 दूना 32 रूट का 2 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, देखो पहले यहाँ पर जो हमें देखने को एक चीज ये मिली है कि पहले 1 से गुणा हो रहा था, फिर 2 से गुणा हो रहा है, फिर यहाँ पर 3 से गुणा हो रहा है, अगली बार फिर 4 से गुणा हो रहा है, तो यानी कि अगली बार में 5 से गुणा होगा। ठीक है, तो यानी कि हम √2 को अगर हम 5 से गुणा करें तो 5 से गुणा करने के लिए हमें क्या होगा, तो अंदर जाएगा तो 5 गुणे 5 और गुणे √2 मतलब 2 हो जाएगा, तो ये सब रूट के अंदर हो जाएगा। तो 5 25 25 और गुणे 2 ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 किसका, रूट का, यानी कि विकल्प जो सी यानी कि √50 जो है आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अब ये देखो कोई चीज बाहर होती है तो अंदर जाती है, 2 बार हो जाती है, अंदर कोई 2 बार चीज होती है वही आकर के यहाँ पर 1 बार बाहर बनती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है, ये भी आपका एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन दी गई है कि 4x² प्लस √3x + 1 = 0। ये भी किस कॉन्सेप्ट दी गई है, ये आपकी क्या क्वाड्रेटिक, यानी कि ax² + bx + c = 0। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमें ये पता है कि bx² - 4ac, ये क्या हो जाता है, अगर ये क्या हो जाए, ये बड़ा है और या फिर बराबर है 0 के, तब यहाँ पर जो नंबर बनता है, जो इसकी कंडीशन आती है, तो वो रियल हो सकती है और क्या हो सकती है, अनइक्वल हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी कि जब b² - 4ac दिया हो और इसमें क्या हो, ये छोटा हो जाए 0 से, तब ये यहाँ पर क्या हो जाए कि ये रियल नहीं होगी। ठीक है, जो रियल होगी वो नहीं होगी, यानी कि जो वास्तविक है वो नहीं होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इस वाली कंडीशन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर b कितना दिया गया है, b² की जगह पर क्या लिख सकते हैं, √3, तो हमने √3 लिख लिया। ठीक है, इसको हमने 2 से मतलब क्या स्क्वायर कर दिया, b² माइनस लगा लिया, 4 लिख लिया,
ठीक है। अब ए की जगह पर देखो यहाँ पर कितना दिया गया, ए की जगह पर 3 मतलब 4 दिया गया है, तो ए की जगह पर हमने फिर 4 लिख लिया। ठीक है। सी की जगह पर कितना दिया है, सी की जगह पर 1 दिया गया, हमने 1 लिख लिया। ठीक है। अब हम देखते हैं ये वास्तविक है कि नहीं, बराबर 0 वास्तविक है कि नहीं है। 3 का स्क्वायर ये करेंगे, रूट है तो क्या हो जाएगा, अंदर 3 बचेगा, माइनस 4 जो कि 16 एकम 16, ये 16 बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर ये बताओ कि 16 से ये सॉल्व करके कितना बचेगा, माइनस का 13 बराबर माइनस का 13 बराबर 0। अरे भैया तो किस कंडीशन में आपको सही लग रही है, 0 से बराबर कहाँ है, 0 से छोटी है, तो ये वास्तविक मूल हो ही नहीं सकते। 4 वास्तविक मूल गलत है। ठीक है। अगला जो यहाँ पर दिया गया है कि 1 वास्तविक मूल, वही नहीं होगा। 2 वास्तविक मूल, ये भी गलत है। सही क्या होगा भाई, कोई वास्तविक मूल ही नहीं होगा। ठीक है। यानी कि विकल्प ये सही हो जाएगा। जब रियल है ही नहीं, जब कोई चीज माइनस में हो जाती है तो वास्तविक कहाँ भाई, वो तो है ही नहीं, गायब है ना, तो ये वास्तविक नहीं है। ठीक है। ये होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर आगे देखते हैं आपका जो प्रश्न दिया गया है कि सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या क्या है जो क्या करेगी, हमें क्या प्राप्त कराएगी, 8, 9, 12 और 15 से क्या करें, उसे पूर्णतः विभाजित हो और एक पूर्ण वर्ग भी बना रही कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन क्या है कि वो सबसे छोटी हो। ठीक है, ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो पूर्ण वर्ग बना रही हो। तो अगर हम क्या करें कि 8, 9, 12 और 15 इनका अगर हम एलसीएम निकाल लें, ठीक है, इस तरीके से करते करते इस तरीके से, तो हमें एलसीएम मिलेगा 360। अब 360 तो देखो सबसे छोटा है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पूर्ण वर्ग तो है नहीं है, तो इस पूर्ण वर्ग को बनाने के लिए अगर हम 10 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा ना। अब 3600 ऑप्शन में कहाँ है, ये वाला। ठीक है। और भी कई तरीके हैं जिससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन बेसिकली करने का तरीका, मतलब सिंपल करने का तरीका जल्दी में यही है, शॉर्ट फॉर्म में। आगे देखते हैं। यहां पर दिया गया है कि 2 संख्याएं दी गई, उनका अनुपात 3:4 है। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई संख्या है, एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, उनका अनुपात क्या है, 3 है और 4 है। ठीक है। फिर दिया गया है कि उनका महत्तम समापवर्तक जो दिया गया है, उनका जो HCF दिया गया है वो 4 दिया गया है। और फिर हम क्या कह रहा है, जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या है हमें ये बताना है। तो भाई एलसीएम हम x मान लेते, थोड़ी देर हमें नहीं पता। हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें ये करवाया था, क्या बताया था आपको, जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF यानी कि मासा, ठीक है, गुणे लासा, ठीक है, एलसीएम। अब हमें एक चीज ये तो पता होनी चाहिए कि अगर मान लो कि यहाँ पर दिया गया है 4, फिर अगला दिया गया है यहाँ पर 8 ले ले या फिर 12 ले ले, तो यहाँ पर अगर हम कोई चीज निकलाएंगे 2 दूनी 4, फिर अगला हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 12। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर 2 मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया, तो 1 2 जोड़ा बना तो हमने 2 लिख लिया। ये 2 कॉमन तो यहाँ पर क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया। ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो 4 क्या हो गया, इनका हाई कॉमन फैक्टर यानी कि मासा हो गया। तो मासा हो गया तो यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा आपका, इसके गुणे में हमारा क्या हो जाएगा, मासा होगा, इसके गुणे में भी मासा होगा। तो मासा हमें कितना दे रखा है, महत्तम समापवर्तक HCF दिया गया है 4, तो पहली संख्या बराबर 3 और ये संख्या बराबर दूसरी क्या दी गई है 4, तो इन दोनों में हम 4 से गुणा कर देते हैं, मासा से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 और कितना हो जाएगा 4 चौके 16। तो हमने ये वाला जो फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले में अब आप इनको रख दो, इनको रख करके देखते हैं कैसे ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या बराबर 12, दूसरी संख्या बराबर 16, दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मासा कितना दिएगा 4 गुणे लासा यानी कि एलसीएम। अब 4 एकम 4 और 4 3 12 और फिर क्या हो जाएगा 16 और 3 को आपस में गुणा कर लेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये देखो 16 3 48 इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। अरे भैया देखो मैंने आपको यहाँ ये कॉन्सेप्ट बताया है कि सिर्फ आपको एक फार्मूला पता है और बाकी आपको फार्मूला नहीं पता है, इसके बेसिस पे अगले फिर क्वेश्चन बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ये बताया है कि कब एलसीएम होगा, कब एचसीएम होगा, एचसीएफ उसके गुणांक में होगा। तो प्लीज आप इस जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट को याद रखो। मैं आपको फार्मूले पे जो क्वेश्चन कराने की प्रयास नहीं करता, आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। फार्मूला रखना हो तो सीधे 2 मिनट में भैया ये रख लो हो गया, हम भी छुट्टी पा गए। हमारा मतलब तो आपसे छुट्टी पाना नहीं, आपको आगे के क्वेश्चन करवाना है। तो प्लीज मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए प्लीज, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। फिर एक नई बात यहाँ पर जो आई है
वो क्या है देखते हैं कि दो धनात्मक यहाँ पर जो दिए गए हैं शब्द दिए गए हैं, ठीक है, वो क्या है देख लेते हैं कि दो धनात्मक संख्याएं हैं a और b, ठीक है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है 12। चलिए ठीक है, तो दो धनात्मक संख्या है, पहली संख्या a है, ठीक है, और दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है b है, ठीक है, हो गई। इनका जो हमें दिया गया है मासा, यानी कि मासा मतलब क्या हो जाता है आपका हाई कॉमन फैक्टर, मासा यहाँ पर हो जाता है कितना दिया गया है 12 दिया गया है, ठीक है। फिर हमसे ये कहा जा रहा है कि पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या से, ठीक है, और फिर पहली संख्या बड़ी दूसरी संख्या से और दूसरी संख्या बड़ी है आपका जो मासा दिया गया है उससे, ठीक है 12। इस कंडीशन को देखो कौन फॉलो करता है, अगर इसको देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर देखो 24 तो 36 से छोटी है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो ये पहली संख्या हो जाएगी इस वाली साइड की, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमसे ये कहा गया है कि पहली संख्या क्या बड़ी है दूसरी संख्या ये है, लेकिन जब ये जो दूसरी संख्या है वो क्या है वो मासा से बड़ी है, लेकिन यहाँ पर तो मासा से मासा के बराबर हो रही है, इस वाली कंडीशन को देखो तो विकल्प जो ये वाला ये भी गलत हो जाएगा। तीसरी वाली संख्या में क्या है भाई इधर वाली संख्या बड़ी है इससे, ये छोटी होनी चाहिए, तो ये देखो 12 क्या है छोटा है, ये 24 बड़ा है, ये गलत हो जाएगा। 36 में क्या है देखो ये क्या है पहली संख्या क्या है बड़ी है किससे दूसरी संख्या से, ठीक है 36 हो गया 24। अब फिर क्या है मासा 12 दिया गया है, अब ये वाली जो दूसरी कंडीशन है ये कंडीशन फॉलो कर रही है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ लॉजिकल पे क्वेश्चन है, दे करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 6a बराबर 5b बराबर 10c दिया गया है, ठीक है। तब हमें ये कहा गया है कि a का a प्लस 2b और प्लस 3c बटे 3a और प्लस 2b प्लस c, इसको हल करके बताओ इसका मान क्या होगा। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम इनके क्या करते हैं वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जो चीज इनके नीचे आएगी तो वो इनकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि 6, 5 और 10 जो आपका दिया है इनका हम अगर एलसीएम ले लें, यानी कि एलसीएम नहीं करके इनको भाग कर दे तो हमें इनकी नीचे की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाता है, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे हम सबको 30 से भाग कर देते हैं। जब हम इनको 30 से भाग करेंगे तब जो हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 10 एकम 10, 10 तिया 30। तो हमें क्या प्राप्त हो गया a बटा 5 और फिर क्या दिया गया है b बटे 6 और फिर दिया गया है c बटे 3। अब a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे जो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें क्या कर देंगे इनके मान रख देंगे, a की जगह पर हमने 5 रख लिया, ठीक है। अगला जो 2b दिया है तो 2 गुणे b की जगह पर कितना हमने 6 रख लिया, ठीक है। फिर अगला दिया है 3c तो 3 लिख लिया और c की जगह पर हमने क्या कर दिया 3 लिख लिया, ठीक है। फिर अगला करके इस तरीके से नीचे क्या कर दिया हमने 3 लिखा था तो 3 लिख लिया, a की जगह पर हमने क्या कर दिया यहाँ पर 5 लिख लिया और फिर इस तरीके से अगला 2 कर दिया, 2 की जगह पर क्या कर दिया हमने b की जगह पर 6 लिख सकते हैं और फिर प्लस कर दिया और फिर अगले क्या 3 लिखा हुआ है c लिखा है तो c की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3। तो भैया जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में जो आपका उत्तर आएगा वो हो जाएगा आपका 26 बटे 30 और इसको जब फिर 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 13 बटे 15। 13 बटे 15 किस में दिया गया है देखो जो आपका ये वाला जो 3 दिया गया 3 नंबर यानी कि 13 बटे 15 आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो ये प्रश्न आपका वैल्यू रख के कर लोगे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट तो जो था ना कि हम ये पीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर जो इसके नीचे होती है ये बी के नीचे जो सी के नीचे वही इनका मान हो जाता है रेशियो में, रेशियो यानी कि जो अनुपात होगा उनमें, ठीक है। और उन्हीं अनुपात को गुणांक में रख करके हम उनका उत्तर निकाल लेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक विक्रेता क्या करता है पहली कंडीशन में 75 रुपए किलो, ठीक है, प्रति किलो और प्रति किलो। दूसरी बात क्या करता है कि 50 रुपए प्रति किलो, ठीक है। इस तरीके से चाय बेचता है किस अनुपात में, पहली वाली 3 की और है, दूसरी क्या है 2 अनुपात में है, देखो 3:2 दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या करता है इनको मिश्रित कर लेता है, मिला लेता है। चलिए ठीक है पहले मिला लेते हैं।
तो ये 3 थी कितना 75 रुपए में, तो 75 को जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना हो, यानी कि 75 गुणे 3, और 75 गुणे 3 बराबर जब करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा कितना 225। ठीक है, दूसरी बार में कितना रुपया लगा 50 दूना 100, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 100। तो उस बंदे ने लागत कितनी लगाई, उसकी बंदे की लागत लगे, इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा 325 भैया। ठीक है, 325। अब यहाँ पर कुल कितना था 3:2 के अनुपात में, तो 3:2 यानी कि 3:2:5। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 3 इसको क्या कर दें, अगर हम 5 से भाग कर दें तो हमें इसको कितना प्राप्त होगा 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 और 5 25, यानी कि यहाँ पर जो इसकी लागत पड़ गई 1 किलो की वैल्यू लागत आ गई आपका 65 रुपया। ठीक है, लेकिन हमसे ये कहा जा रहा है कि 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेच देता है। तो भाई उस बंदे ने क्या किया 60 रुपए किलो की दर से बेच दिया, तो उसे क्या हो गया, लाभ या हानि बताओ। तो जो 65 रुपए उसकी लागत थी और 60 रुपए बेचा तो उसे हानि ही होगी। और हानि कितनी हो रही है 5 रुपए की हानि हो रही है। तो 5 की हानि हो रही है, हानि हमेशा किस पे होती है, लागत पर। लागत कितना है 65 रुपए प्रति किलो। तो अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, ये निकाल लें कि 5 जो है 65 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 100 से भाग कर गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 और ये 13 5 65 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हो बचेगा हमारे पास में 100/13। जब इसको भाग करेंगे तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा इस तरीके से, लगभग 7.7 के बाद में भाग करते करते जाएंगे तो इस तरीके से कुछ प्राप्त होगा, यानी कि 7.7 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, आगे वाले एग्जाम के लिए। फिर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि tan थीटा बराबर हमें दिया गया है 4/3 दिया गया है। तब हमसे ये कहा गया है कि 3 sin थीटा प्लस, ठीक है, 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान बताना है। देखो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कई तरीके से भैया। यहाँ पर हमने ये मान दिया, वो मान दिया, ठीक है, sin थीटा cos थीटा करके, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है तो आपको रिवाइज हो जाएगा, और वहां पे फॉर्मूला नहीं याद रहा है तब भी आपको क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से बताने का मैं प्रयास करूंगा। देखो पहले एक ट्रायंगल दिया गया है, ये मान लेते हैं कोई हमारा क्या है एक त्रिभुज। और त्रिभुज कैसा बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है, ये इस तरीके से। ठीक है, मैं फिर से बना दे रहा हूं। मान लेते हैं कि कोई ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पर जो हमें दिया गया है एंगल थीटा। थीटा क्या होता है, यहाँ पर ये tan हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि ये क्या हो जाता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। अब ये लंब आधार कर्ण हो गया, और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, बेसिक लाल बटे कक्का, LAL और KKA। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है कि पहले हम निकाल लेते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो साइन थीटा क्या होता है लाल, तो लंब हो जाएगा, तो लंब बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब हो क्या देखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है इस तरीके से आधार बटे कर्ण। ये देखो आधार और बटे कर्ण हो गया। ठीक है, आधार बटे कर्ण हो गया। अब tan निकाल लेते हैं, tan थीटा आपका क्या हो जाता है, ये निकल करके आता है आपका लाल बटे यानी कि माफ करना लंब बटे आधार। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमें दिया गया है जो, ठीक है, लंब tan बराबर दिया है लंब बटे आधार। लंब कितना है दिया गया है 4/3 दे दिया गया। तो लंब कितना हो जाएगा, इसकी जगह पर हम 4 लिख लें, ठीक है, और आधार की जगह पर अगर हम 3 लिख लें तो ये ट्रिपलेट बनता है, यानी कि इसका जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 3 4 ये यहाँ पर आ जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा 5। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर हमें साइन थीटा पता चल जाए, साइन थीटा पता चल जाएगा, कॉस थीटा पता चल जाए, तो यहाँ पर करके मान रख करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा के बराबर यहाँ पर लंब कितना है यहाँ पर 4, ठीक है, कर्ण कितना दिया गया है 5, ये हो गया। फिर आगे आधार कितना दिया गया है, हमें 3 दिया गया है, ठीक है, और कर्ण कितना दिया गया है 5, ये देखो वैल्यू आ गई। बस हमें इन्हीं की जरूरत थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 गुणे साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 4/5, फिर आगे क्या कर देंगे प्लस 2 गुणे कॉस थीटा कितना हो जाता है 3/5, इनको क्या कर देंगे बटे कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, नीचे क्या लिखा है 3 और फिर यहाँ पर क्या दिया गया है साइन थीटा कॉस, ये साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 4 ये यहाँ पर 4/4 नहीं 4/5 है, तो ये 4 क्या हो जाएगा 5। अब फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2,
गुणा और cos थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 3/5। तो भैया जब ये आपके मान आ गए तो इनको जब आप हल कर लोगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका विकल्प। यहाँ पे जो 4 दिया गया, चौथा जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था और ये जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन है उसका टाइप बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपका दिया गया है कि a प्लस बी बटे सी बराबर हमें 1 दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा क्या किया गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें इसका मान बता और इसका बटे दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, हमें इसका मान बताना है। तो इस तरीके से हमसे कुछ पूछा गया, दिया हमें ये गया है। तो अगर हम इनको क्या कर दें, इनको अगर हम गुणा करके इस तरीके से तिरक गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर सी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हम इसको इधर ले आए तो a प्लस बी माइनस सी बराबर इधर 0 हो जाएगा। तो हम इनका कुछ मान इस तरीके से रख दें कि हमें इनके बराबर 0 प्राप्त हो जाए। तो अगर 2 की जगह पर हम -2 रख दें और ये क्या कर दें +1 कर दें b की जगह पर और c की जगह पर +1 रख दें, तो इनको सॉल्व करो, देखो बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब 0 आ गया तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज के क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। जैसे a की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या हो गया प्लस b की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर c की वैल्यू कितनी दी गई 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटा हमने कर दिया a स्क्वायर दिया गया था तो -2 की पावर 2, ठीक है, और माइनस bc, तो यानी कि माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 गुणे 1, इस तरीके से हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 1 प्लस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये क्या होगा 1 1 कम 1, माइनस का कितना हो जाएगा 1, यानी कि 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बचाएगा 4 2 6 बटे कितना हो जाएगा 3। और जब इसको भाग करेंगे 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि देखो आपका भैया 2 वाला यानी कि भाग ये वाला जो होगा आंसर हो जाएगा 2 वाला। कहां पर है, ये वाला यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका जो ये है ये कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, बस हमारा बताना यही उद्देश्य था। फिर आगे देखते हैं जो आपका प्रश्न दिया गया है मेंसुरेशन से आया है आपका। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा है, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। हमसे ये कहा गया कि अगर m भुजा का कोई वर्ग है, ठीक है, m भुजा का मान लेते हैं कोई वर्ग है, ठीक है, यानी कि इसकी साइड क्या हो जाएंगी हमारी m हो जाएंगी। ठीक है, फिर अगर n भुजा का कोई समबाहु त्रिभुज है, अब देख लेते हैं ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, भुजा कितनी दी गई है n दी गई है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कहा गया है, किसी वृत्त मण उत्कीर्ण है, मतलब मान लेते हैं कि कोई इस तरीके से वृत्त था, उसके अंदर क्या है ये सारी जो मतलब आकृति है उसके अंदर उत्कीर्ण है, मतलब उकेरी गई है। ठीक है, और ये एक ही वृत्त के अंदर है, कुछ इस तरीके से हमसे कहा गया है। तो हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तब हमें बताना है कि m बटे n का मान बताना है हमें। तो अगर हम क्या कर दें, ये सर्किल के अंदर कर दें और इस वाले को भी सर्किल के अंदर यानी कि वृत्त के अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण, इसको अब इसकी त्रिज्या कहां से लेकर, भाई इसमें क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि इनकी रेडियस बराबर इसकी रेडियस। ठीक है, तो अगर हम रेडियस निकालें तो इनके मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी रेडियस मतलब त्रिज्या, ये दिया है d और d मतलब होता है डायगोनल। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण यानी कि डायगोनल का सूत्र जो आपका होता है भुजा, इसके लिए भुजा और गुणे √2। तो यहाँ पर जो भुजा दी गई है, भुजा क्या है m, तो m √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर हम विकर्ण को 2 से भाग कर दें, यानी कि ये आधा विकर्ण और ये आधा विकर्ण, तो हमें त्रिज्या प्राप्त होगी कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम 2 से भाग दे देते हैं, तो हमें देखो इसकी त्रिज्या प्राप्त हो जाती है, ये आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, r बराबर ये रेडियस हो गई। ये वाला पोर्शन हमारा खत्म, इस वाला साइड में कर देते हैं। अब हम इस सॉल्व करते हैं इसको, जो हमारा दिया गया है ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट होता है यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में जो क्या होती है परिवृत्त की त्रिज्या, ये अंतर्वृत्त थोड़ी ना, ये बाहर बनता, जब बाहर बनता है तो आउटर रेडियस लगाते हैं। तो आउटर रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका भुजा बटे क्या हो जाता है आपका √3। अब भुजा यहाँ पर कितनी दी गई है, भुजा हमें दी गई है n, तो n बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये r बराबर इसके हो गया। तो
अब इसके आर बराबर हैं, यानी कि इस तरीके से हमें कुछ मिला। अब यहां पर हम अलग से लिख ले रहे हैं कि m√2/2 बराबर हमें कितना मिला, n/√3। अगर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ये सही उत्तर यहां पर हमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पर ये √2 दिया गया है, ठीक है, √2 दिया गया है और बटे √2। अगर यहाँ पे हम √2 से गुणा कर दें और यहाँ पे √2 से गुणा कर दें तो ये आपस में 2 बन जाएगा। तो ये जब ये दो और ये 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, m/√2 बराबर n/√3, ठीक है। तो m के यह जगह पर यहाँ पर इधर n ले आएंगे तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और दोनों पे चाहे ऐसे से रूट लगा दो, चाहे क्या कर दो पूरे पे रूट लगा दो, तो √2/3 देखो ये वाला आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ त्रिज्या कैसे बनी, समबाहु कैसे बना, विषमबाहु कैसे बना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते गति से साइकिल चलाते हुए अपने कार्यालय जाता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो बंदा क्या था कि कोई दूरी है, फिर अगला देख लेते हैं, उसको चलता है तो पहले क्या साइकिल से जाता है, तो जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो क्या होता है, वो 6 मिनट क्या होता है देर से पहुंचता है, ठीक है। फिर उसी दूरी को क्या करता है बंदा, अगले दिन वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस तरीके से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 6 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो दूरी का अंतर कितना हो गया, तो 6 बराबर 6, ठीक है। दूरी का अंतर मतलब समय का अंतर देखो 12 मिनट हो गया, ठीक है, ये 12 मिनट हो गया। दूरी तो नहीं बदली, दूरी तो वही है, ठीक है, गति सिर्फ बदल रही है। यानी कि हम क्या कर दें कि x को पहले जब वो 10 से चलता है और फिर क्या करता है उसी दूरी को अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो हमें जो समय का अंतर प्राप्त होता है 12 मिनट। अब 12 मिनट को हम घंटे में बनाएंगे तो इसको 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, दूरी। तो अगर हम ये वाला हल कर ले समीकरण तो हमें क्या हो जाएगा, दूरी इक्वेशन, तो हमें क्या होगा, ये प्राप्त हो जाएगा क्या, x क्या हो जाएगा यहाँ पर दूरी, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x माइनस क्या हो जाएगा 10x बटे 120 बराबर कितना हो जाएगा 12/60, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x बटे कितना हो जाएगा 120, ठीक है। ये 60 के अनुसार 60 दूना 120, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर जो आपका हो जाएगा 12 एंड उत्तर हो जाएगा दूरी के लिए, यानी कि विकल्प 1 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, जो आपका प्रश्न आया था, पूछा गया था। देखो यहाँ पर एक सर्किल दी गई, डीआई पूछा गया। तो डीआई में भाई जब सर्किल दी गई है तो जाहिर सी बात है आपका जो उत्तर बनेगा तो वो सर्किल के हिसाब से क्या है, इसमें परसेंट ना दे करके सर्किल में क्या दिया गया, कोण दिया गया है। तो जाहिर सी बात है जब पूरा किसी कोई चीज है इसको हम पूरा घूम करके आते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री बराबर यहाँ क्या है, 100% के बराबर है, ठीक है। या फिर कुल रुपए दिए गए हैं वो या उनके उतने रुपए के बराबर है। तो रुपया कितना दिया गया यहाँ पर 1600 रुपये, वो क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। अगर शिक्षा पर परिव्यय आवास पर होने वाले परिव्यय से क्या है 1600 रुपए अधिक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो शिक्षा था, शिक्षा पर उसने कितना खर्च किया। तो शिक्षा वाला देख लेते हैं कितना है, शिक्षा वाला देखो 70 है, तो 70 हो गया, 70 अंश हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, आवास पर, तो आवास कितना दिया गया है 54, तो हमने क्या देखा कि आवास है, आवास कितना है 54 अंश, ठीक है। अब क्या है इससे अधिक है, यानी कि इसका अंतर कितना हो गया, जब हमने इसका अंतर निकाला तो कितना हो जाएगा 16 अंश हो गया। अब 16 अंश कितना देगा, 1600 रुपए दिया गया है, तो एक अंश कितने बराबर हो जाएगा, तो 16 एकम 16 और 16 एकम 16 और 2 जीरो लगा लेंगे, तो एक अंश बराबर 100 रुपए के हो जाएगा। अब हमसे कुछ भी पूछ ले भाई, घटा करके जोड़ करके मिला करके, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कैसे, अब हमसे क्या पूछा गया है कि तू भोजन पर परिव्यय बताओ, तो भोजन दिया गया है, ठीक है, जबकि हमें यहाँ क्वेश्चन में आहार दिया गया है, तो जाहिर सी बात भाई भोजन और आहार का मतलब एक ही होता है, ठीक है। भोजन पर दिया गया 120, तो 120 अंश बराबर कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 के प्राप्त हो गया, यानी कि 12,000 रुपए जो हो जाएगा आपका, ये फोर्थ वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है,
इस प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, मैं लिख करके बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो ये था कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर हमें 48 दिया है। तब हमसे ये कह रहा है कि x की पावर x बताओ, ये कैसे होगा। अरे भैया, तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल सकता है, दोनों में देखो 2 की पावर x कॉमन मिल जाएगा, तो 2 की पावर x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 1 बचेगा, और इसकी जगह पर जब हमने x गायब कर दिया तो 2 की पावर 1 बचा, तो यानी कि सीधा सीधा 2 बचेगा, बराबर हमें 48 हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर x, माफ करना, ये जो हमें यहाँ पर दिया गया है ये है 2 की पावर x है। अब गुणे में कितना हो गया, 2 1 3 बराबर कितना दिया गया 48, तो 3 एकम 3 और तो कितना हो जाएगा आपका ये 16 हो जाएगा, 16 3 48। ठीक है, तो 16 को हम और क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर अगर हम 2 कर दें, ठीक है, तो कितना कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर कर देंगे 2, तो 16, तो 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर x। तो देखो 2 से 2 ये बराबर हो जाएगा, बेस बराबर हो गया, तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कि x की पावर x कर दो भैया, तो भैया मैंने 4 की पावर 4 कर दी। ठीक है, तो 4 को 4 बार गुणा करेंगे आपस में ही, भाई कर दिया, तो 4 एकम 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256, यानी कि देखो 256 ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बेस को जो समझना है। फिर देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये बताया जा रहा है कि किसी व्यापारी ने क्या किया था कि 3 लाख रुपए में 30 कंप्यूटर खरीदे। ठीक है, अगर 15 कंप्यूटर की औसत लागत 9,000 रुपए है और शेष 15 कंप्यूटर की औसत लागत हम बताएं। ठीक है, हमसे ये पूछा गया था, हमसे उम्मीद की गई थी भाई एग्जामिनर के द्वारा। तो पहले देख लेते हैं भैया कि 3 लाख जो आपका दिया गया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका 30 कंप्यूटर के लिए हो जाता है, तो भाई ये 30 कंप्यूटर है। ठीक है, फिर हमें ये बताया गया कि 15 कंप्यूटर है, उनकी औसत लागत है इतनी, मतलब हर एक की लागत इतनी होगी, तो कुल भैया उसने कितना खर्च किया होगा, अगर हम इसको गुणा कर दें तो हमें उसके बारे में कुल पता चल जाएगा। तो बंदे ने खर्च किया 13 लाख आपके 5,000 खर्च कर दिया। ठीक है, अभी 15 कंप्यूटर बचे। ठीक है, 15 कंप्यूटर बचे। अब तो ये जो था, हम अगर इसमें से ये वाला माइनस कर दें, इस वाले पार्ट को, यानी कि इससे हम ये वाला माइनस कर दें तो कितना रुपया बचेगा, जब इसको घटाने के बाद हमारे पास जो रुपया बचेगा वो बचेगा 16 लाख आपका 5,000। अब हमें बचे ये 15 कंप्यूटर और खरीदने इतने रुपए में, तो जब इतने रुपए में 15 कंप्यूटर और खरीदेंगे तो इनको क्या कर देंगे हम, अगर 15 से अगर इसको भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 और फिर एक 15 एकम 15, फिर पीछे 3 जीरो बचेंगे वो लिख लेंगे, यानी कि बाद के जो कंप्यूटर 15 खरीदने के उनकी जो लागत हो जाएगी 11,000 रुपए हो जाएगी, यानी कि विकल्प सी विकल्प फोर्थ यानी कि चौथा डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है भाई, ये ड्राइवर का समझ नहीं आता, आपको ड्राइवर बनाएंगे कि पायलट बनाएंगे। ताकि एक पेट्रोल पंप मालिक अपने ग्राहकों को 2 प्रकार से छल करता है। ठीक है, वह शुद्ध पेट्रोल में 10% केरोसिन मिश्रित करता है और पेट्रोल की कीमत में 10% की बढ़ोतरी करता है। ठीक है, वह मालिक 20 लीटर शुद्ध पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर की दर से और केरोसिन 3 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। ठीक है, बिक्री करने से उसे कुल कितना लाभ हुआ, भाई ये क्वेश्चन बताना है। तो आप पेशेंस रखिए, मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि उस बंदे ने किया क्या। पहली बात तो उसकी पहले लागत क्या आएगी, तो पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले हमसे ये कहा गया है कि मालिक 20 लीटर शुद्ध पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है, तो 20 लीटर पेट्रोल होगा 15 रुपए की दर से खरीदेगा। तो पहली बात उस बंदे ने क्या किया, ये उसने 300 रुपए खर्च किए, 300 रुपए लगाए। फिर कहा गया कि 10% केरोसिन मिक्स करता है, 10% केरोसिन मिक्स करता है। देखो तो भाई केरोसिन भी तो कुछ खरीदा होगा उस बंदे ने, केरोसिन की लागत पैसा कहां से लाया होगा, तो केरोसिन उसने कितनी खरीदा है 10%, तो 20 लीटर का 10% कितना हो जाएगा आपका 2 लीटर हो जाएगा। 2 लीटर केरोसिन खरीदा। ठीक है, कितने रुपए में खरीदता है, यहाँ पर देखो नीचे लिखा 3 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा है। तो 20 लीटर मतलब 2 लीटर गुणे 3, तो इसका पैसा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो बंदे ने कुल कितना खर्च किया, आपका लागत उसकी कितनी हो गई 306 रुपए उसकी लागत हो गई। ठीक है, अब क्या करता है कि छल कितने तरीके से करता है, 2 प्रकार से छल करता है। पहला छल बंदा क्या करता है, पहला छल ये करता है कि पेट्रोल की कीमत में 10% की बढ़ोतरी कर देता है। ठीक है, और फिर क्या करता है दूसरे में, क्या करता है पेट्रोल की कीमत बढ़ाता है, दूसरे में क्या करता है आपका
मिलावट करता है, तो पहले देख लेते हैं जो आपकी मिलावट करेगा, ठीक है। और ये क्या, फिर दूसरी बात क्या करेंगे, आपकी जो बढ़ोतरी करेगा पेट्रोल के दाम में, उसको भी देखेंगे। तो एक बार में 10% बढ़ा रहा है, दूसरी बार में भी क्या कर रहा है वो बंदा 10% बढ़ा रहा है। तो बंदे ने पेट्रोल की कीमत में पहले क्या किया, 10%। तो पेट्रोल की लागत पहले कितनी थी, वो 300 रुपए थी। तो 300 का 10% अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें मिलेगा 300 का 10% हमें प्राप्त हो जाएगा 30 रुपया, ठीक है। तो पहले हम क्या कर दिए, इसमें 30 आपको ऐड कर देंगे तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो 330 हो जाएगा। फिर इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 33। तो अगर हम 33 और 330 जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 363 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बंदे ने लगाया कितना था, 306 रुपया। जैसा कि देखो हमने यहाँ पर बताया था कि बंदे ने कुल पैसा कितना खर्च किया था, 306 रुपया, कमाया कितना, 363 रुपया। यानी कि 363 से अगर हम 306 माइनस कर दें तो हमें क्या हो जाएगा, उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसको जब घटाओगे तो आपको 57 रुपए प्राप्त होंगे, यानी कि विकल्प सी आपको ये उत्तर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है, पहले वो क्या करता है, बाद में क्या करता है, ठीक है। यहाँ पर केरोसिन मिला है, उसकी मात्रा दी ही नहीं गई है, ठीक है। बहुत लोगों ने ये बताया नहीं कि मात्रा दी ही नहीं गई है उसको, लेकिन हम कैसे निकालेंगे भाई, 20 लीटर का आपका 10% निकालेंगे, 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 6 रुपए तब ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया है कि 80 रुपए की दर से क्या है, 1 दर्जन जोड़े। तो 1 दर्जन मोजे जो हैं, जो वो भी क्या है, जोड़े प्राप्त होते हैं, मतलब मिलते हैं। तो 1 दर्जन कर दें, 1 दर्जन कर दें, हम चाहे कर दें आपके 12 कर दें, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि 10% का बट्टा मिल रहा है, यानी बट्टा का मतलब होता है छूट। तो 80 का क्या कर दें, अगर हम 10% निकालें तो वो क्या हो जाता है, 8 होगा। तो अगर हम 80 से अगर 8 माइनस कर दें तो हमें 72 प्राप्त हो जाएगा। अब उसको क्या मिल रहा है कि 72 रुपए में कितने जोड़े मुझे मिले, 12 जोड़े। तो 12 कम 12, 12 6 72, यानी कि 12 6 रुपए, 6 रुपए में कितना मिल रहा है आपको, 1 जोड़ी मिल रहा है, ठीक है। 6 रुपए में 1 जोड़ा मिल रहा है। अब उसके बंदे के पास 24 रुपए हैं, तो कितने मोजे वो खरीदे जा सकते हैं भाई, उसके पास 24 रुपए हैं तो उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 कम से 6 चौके 24, यानी कि उसे जो है 4 जोड़े मोजे मिलेंगे, ठीक है। 4 कहां पर है, देखो विकल्प जो 3 दिएगा ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके जितने क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, मैंने कॉन्सेप्ट के बेस पे पूरे क्वेश्चन करवा दिए। ये हमारा प्रयास था, आपको सिर्फ आंसर बताना हमारा उद्देश्य नहीं था, ठीक है। हमें इसलिए टाइम लगता है चीजों को कराने में और समझाने बताने में। तो इन कॉन्सेप्ट को सारे करते रहिए और मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।